मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो धान में जिंक और आयरन की जो कमी है उसको कैसे हम एक साथ पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले समझना होगा कि जिंक और आयरन दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। दोनों ही पौधे को हरा रखते हैं। पौधे के अंदर इनके बहुत काम होते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। और जिंक की कमी की वजह से धान के पौधे छोटे रह जाते हैं, खैरा रोग होता है। और जहां तक आयरन की बात है, वो क्लोरोफिल बनाने में बहुत सहायता करता है, बहुत सारे एंजाइम बनाता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। और इसकी कमी होती है तो पौधे के अंदर अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, पौधे अपना भोजन अच्छी तरह से नहीं बना पाते। और ये दोनों तत्व ऐसे हैं कि अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा होने लगती है तब ये उपलब्ध नहीं होते, या इनकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। तो हाई पीएच पे इनकी अवेलेबिलिटी कम है। ये अम्लीय मिट्टी में तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी की पीएच बढ़ती है, 7 से ऊपर जाती है, तो इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा होता है कि इनकी कमी के लक्षण तो प्रकट नहीं होते, क्योंकि इनकी कुछ कमी रहती है, बहुत ज्यादा कमी नहीं होती। लेकिन इस कमी की वजह से पौधों में असर आता है, पौधे छोटे रहते हैं और अच्छी तरह से अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। हालांकि इनके लक्षण नजर नहीं आ पाते हैं क्योंकि कमी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो ऐसे स्थिति में कि कमी हो रही हो, पौधे छोटे रह गए हो और वो हमें दिख जाता है, पौधे के अंदर वो हरापन नहीं रहता है और खैरा रोग के तो स्पष्ट लक्षण नजर आते हैं। और आयरन की कमी से, लोहे की कमी से पत्तियां सफेद सी पड़ने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको दोनों ही न्यूट्रिएंट देने चाहिए, दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो हम कैसे दें? जैसे आप देख सकते हैं कि धान की फसल है और ऐसी स्थिति में चूंकि अब बालियां निकलने वाली हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, कल्ले पूरे निकल चुके हैं, इसको जिंक भी अच्छा चाहिए, आयरन भी अच्छा चाहिए। और ऐसे समय में अगर हम जिंक आयरन देते हैं तो मिट्टी के ऊपर ही रह जाएंगे, ये ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर हम जिंक आयरन कैसे दें? तो इसका एक ही उपाय है कि हम इसका छिड़काव करें। अब दो छिड़काव अगर अलग अलग करते हैं तो काफी मेहनत है, खर्चा है, पैसा लगता है। तो अब इसका उपाय ये हो सकता है कि हम जिंक और आयरन को एक साथ छिड़काव करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम जिंक सल्फेट लीजिए और 2 ग्राम फेरस सल्फेट। तो ये आपको डोज ध्यान रखनी है कि जिंक सल्फेट थोड़ा सा ज्यादा रखना है। तो दोनों की जो मात्रा है कुल मिला के 1 लीटर पानी में 5 ग्राम रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। तो 3 ग्राम जिंक सल्फेट ले लीजिए और 2 ग्राम फेरस सल्फेट, इसको 1 लीटर पानी में मिलाइए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको 100 लीटर पानी चाहिए तो 300 ग्राम जिंक सल्फेट के साथ 200 ग्राम फेरस सल्फेट मिलाइए, तो ये टोटल 500 ग्राम बन गया। इसको 100 लीटर पानी में घोलिए। तो इस तरह से जो हमारा 100 लीटर का पानी है वो आधा एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो 1 एकड़ के लिए हमको 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि 100 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम फेरस सल्फेट घोलना है। इससे ज्यादा अगर आप मात्रा बढ़ाते हैं तो पत्तियों के जलने का डर रहता है, पत्ती जल सकती हैं। तो इससे ज्यादा मात्रा मत बढ़ाइए। और जो आपको स्प्रे करना है वो जैसे इस समय है, इस समय आपको तेज धूप में नहीं करना है। कारण क्या है? क्योंकि इसके जो अधिकतर स्टोमेटा है, इस समय तेज धूप है और आप जैसे परछाई देख सकते हैं, परछाई बहुत छोटी है, यही बता रही है कि सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है ऑलमोस्ट हमारे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको लग रहा है कि मौसम सही है, अच्छा है, लेकिन क्या है, जो इसकी पत्तियां हैं, जो हम पत्ती देखें, इसमें जो स्टोमेटा है, जो छोटे छोटे छेद जो होते हैं, इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ छेद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो ऐसी तेज धूप में बंद रहते हैं। तो हम स्प्रे कर भी देंगे तो ये स्टोमेटा बंद रहेंगे इस समय। तो इससे वो जो हमारा आयरन है, जिंक है, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो अब ये स्टोमेटा जो होते हैं ये खुलते हैं, अधिकांश जो खुले होते हैं सुबह के समय, शाम के समय, और जब तेज धूप ना हो रही हो। तो या तो हल्का बादल लगा हो लेकिन बारिश की संभावना ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर धूप बहुत तेज ना हो तब हम कर सकते हैं। तो अच्छा समय यह है कि आप सुबह के समय करें, लेकिन उस समय ओस ना हो। 8-9 बजे तक ओस खत्म हो जाती है, अगर जहां ज्यादा ओस पड़ रही होगी। वैसे तो इतनी ज्यादा ओस नहीं पड़ रही है आजकल। तो उस समय आप इसका स्प्रे कर दीजिए ताकि इसे पूरा दिन मिलेगा अंदर इसको मेटाबलाइज होने का। अगर सुबह की स्थिति नहीं बन पा रही है तो शाम के समय जब धूप हल्की होने लगती है तब आप इसका स्प्रे कर दीजिए ताकि ये इसके अंदर स्टोमेटा चला जाए। आप देखिए पत्ती तोड़ती देखिए तुरंत रोल हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टोमेटा है पूरी तरह से बंद है। पत्ती अपने को पानी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए स्टोमेटा को बंद रखती है दिन के समय, नहीं तो पानी बहुत ज्यादा उड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको मात्रा बताई, दूसरा मैंने आपको समय बताया कि आपको सुबह या शाम के समय करना है या दोपहर में बादल हल्का सा लगा हो, तेज धूप हो। अगर बारिश की संभावना हो रही है तो आप बिल्कुल स्प्रे मत कीजिए।
क्योंकि स्प्रे करने के करीब 5-6 घंटे तक बारिश ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसको स्टोमेटा के अंदर जाने का पूरा समय, पूरा मौका मिल सके। अगर मान लीजिए ऊपर रह जाता, नहीं जा पाता, बारिश होती है, तो पानी के साथ सारा नीचे आ जाएगा, ऊपर मिट्टी की सतह पर आएगा, जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस समय जो पौधा लेगा वो जड़ के माध्यम से नहीं ले पाएगा, पत्तियों के माध्यम से लेगा। इसलिए हमें छिड़काव करना है, समय का ध्यान रखना है, बारिश का ध्यान रखना है। पानी की मात्रा मैंने आपको बताई, आधे एकड़ के लिए 100 लीटर पानी और पूरे 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी, और एक जो हमारा लीटर पानी है उसमें 3 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 ग्राम फेरस सल्फेट। तो ये आपको बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी जो फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जिंक अपना काम करेगा, आयरन अपना काम करेगा, क्योंकि इनकी कमी की समस्या बनी रहती है, खासतौर से ऐसी मिट्टी में जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम जिंक और आयरन का न्यूट्रिशन पूरी तरह से हम अपनी धान की फसल में दे सकते हैं, ताकि उससे हम अच्छा फायदा ले सकें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।